और आप सभी प्रबुद्ध नागरिकों का दिल की गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। We all know that today we are gathered here to celebrate our Constitution Day and come together with the cause for the unity. बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं कि संविधान केवल लोगों को उनके खुशियों को हासिल करने का अधिकार देता है, लेकिन इन खुशियों को आपको अपने बलबूते पर प्राप्त करना होगा। इन महत्वपूर्ण विचारों के साथ समंदर में लहरों का महोत्सव होगा। समंदर में लहरों का महोत्सव होगा जब कार्यक्रम में खुशियों का महोत्सव होगा। आम्ही भारताचे लोक भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा व त्याचा सर्व नागरिकास सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तींची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्तित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधानामध्ये आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अनियमित करून स्वतः पर अर्पण करीत आहे। जय भीम जय आदिन। आज संविधान दिन हम मना रहे हैं। आज तक संविधान मनाने वाला जो समाज है, संविधान का सम्मान करने वाला जो समाज है, वो गलियों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला जो समाज है वह मनाता था। और हम आदिवासी होने के बावजूद हम लोग इस संविधान को हमें इस संविधान की महत्ता हमको मालूम नहीं, लेकिन जब महत्ता हमको मालूम हुई तो हम धीरे धीरे इसको छोटे पैमाने पे हम संविधान दिन मनाने लगे। आज का जो आयोजन है, हमने राष्ट्रीय आयोजन का ऐसा नाम दिया है। क्यों? कि संविधान, यहाँ संविधान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। और क्योंकि संविधान बनाने के पहले बाल गंगाधर तिलक ने इस देश के जो बहुसंख्य वर्ग जो है उनकी उपेक्षा की थी और कहा था तेली तंबोड़ी कुनबी कुर्मी, यह संविधान में, यह संसद में जाकर क्या करेंगे, वहां हल चलाएंगे क्या? तो महात्मा गांधी जी कहते थे कि शूद्रों को अगर अधिकार दिया जाता है तो ऐसी आजादी मुझे नहीं चाहिए। सरदार पटेल जी का कहना था कि हमने तो दरवाजे भी बंद कर दिए बाबा साहब को अंदर आने के, और खिड़कियां भी बंद कर दी, बाबा साहब कैसे आते तो हम देखते। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस संविधान सभा में जाकर जो एक संविधान बनाया, क्यों कि दूसरे देशों में जो संविधान बना है और ये भारत में जो संविधान बना है इसमें काफी तफावत है। क्योंकि दूसरे देशों में ज्यादा जातियां नहीं है, धर्म नहीं है ज्यादा, लेकिन इस देश में हजारों जातियां हैं और सैकड़ों धर्म हैं। तो इस
का इस चैलेंज को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वीकार किया और ऐसा उत्कृष्ट संविधान दिया जिसको यह सभी जाति वर्ग जो है, सभी धर्मों को, इनको बराबरी का स्थान दिया। भारत का जो गणतंत्र का मतलब जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा जो शासन चलाया जा रहा है, अर्थात गणतंत्र प्रजातंत्र में जहां देश की जनता ही सर्वोपरि है, यह बाबा साहब अंबेडकर ने उस संविधान में नोंद की। हमने इस प्रोग्राम को इस तरह लिया कि सभी जो संगठन हैं, जो पिछड़े संगठन हैं, जिनको बिखरा हुआ संगठन है, इसको हमने एक करने की कोशिश इस राष्ट्रीय संविधान आयोजन का जो कार्यक्रम किया, इसमें एक करने की कोशिश की है। हमारी यह शुरुआत है। तो मैं, क्योंकि इस देश में जो 2014 से जो सरकार है, जो आई हुई है, ये सरकार यहां पे किस तरह हवा बना रही है। हिंदू मुसलमान इस प्रकार का झगड़ा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इस संविधान के, इस देश का कारोबार यह संविधान के ऊपर चलेगा या मनुस्मृति के ऊपर चलेगा, यह हमें सोचना है। क्योंकि वो चाहते हैं कि हम मनुस्मृति के अनुसार हम इस देश का कार्यक्रम चलाएंगे, लेकिन हम जो बाबा साहब के सिपाही हैं, हम जो बाबा साहब के बच्चे हैं, हम इस संविधान को अगर कोई हाथ लगा देगा तो हम उसको हाथ नहीं लगाने देंगे। हमारे मुस्लिम भाइयों को, अल्पसंख्यकों को, अगर क्रिश्चियनों को कोई अगर उनके तरफ टेढ़ी निगाह से देखता है तो यह हमारा दायित्व बनता है कि हम उनकी रक्षा करें। हमारा दायित्व है, क्योंकि NIC या CAA, NIC ये जो है, इसमें मुस्लिम को किस तरह डराया गया। उन लोगों ने, हमारी एक गलती ये भी हुई कि उन लोगों ने बाबा साहब के नाम पर संविधान को छाती पे लेकर, बाबा साहब का फोटो लेकर एक बड़ी रैली, दिल्ली में भी बहुत बड़ी तादाद पे ये हुआ, धरना कार्यक्रम हुआ, नागपुर में भी बहुत बड़ी, लेकिन हम लोग उस समय हम चुप बैठे, यह हमारी गलती है। अगर उनके साथ में हम लोग तिरंगा लेके, हम लोग आदिवासी अपना पीला झंडा लेके, हम लोग बाबा साहब के लोग नीला झंडा लेके उनके साथ खड़े होते तो एक बहुत बड़ी ताकत निर्माण होती। आज जो हमारे सत्कार मूर्ति है, उन लोगों का जो स्वागत कर रहे हैं और गेस्ट, उनके बारे में कुछ 5 मिनट में मैं आपको बातें बता देता हूँ। आज के सर्वप्रथम सत्कार मूर्ति है जनार्दन सूर्यभान पाटिल, जिनको JS के नाम से हम जानते हैं। 7 नवंबर 1977 को आप महाराष्ट्र के विद्युत महामंडल में अभियंता के पद पे ज्वाइन हुए। शाहू फुले, बाबा साहब, नारायण मेघाजी लोखंडे, इनके विचारधारा से आप प्रभावित हैं। 2003 में उन्होंने नियोजन पूर्वक स्वतंत्र मजदूर यूनियन की स्थापना की और पूरे भारतवर्ष में वो एक मजदूर नेता के नाम पे जाने जाते हैं। और विशेष बात, हम महाराष्ट्र के लोग 35 से 40 साल से देख रहे हैं कि एक कैपेबल और जेन्युइन लीडरशिप उभर कर सामने आ रही है महाराष्ट्र से, जो सारे देश को योगदान देते हैं, जिनको सम्मान चिन्ह दे रहे हैं और जिनका स्वागत हम करना चाहते हैं। उन्हें भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता से सम्मानित किया। शास्त्री युवा पुरस्कार विजेता है और RTM यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बोर्ड ऑफ स्टडी लॉ में वो काम करते हैं सदस्य के रूप में, और वक्फ बोर्ड के लिए भी उन्होंने कानूनी सलाह दी। और आप सब जानते हैं मराठी लोकमत, हिंदी लोकमत और अंग्रेजी में ये अपने PIL के द्वारा सामाजिक जस्टिस को स्थापित कर रहे हैं। तो गिव हिम बिग हैंड्स एडवोकेट फिरदौस मिर्जा, हमारे सामाजिक न्याय के एक संघर्षकर्ता प्रशांत भूषण साहब को।
वे भारत के उच्चतम न्यायालय में एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। 15 साल के उनके कार्यकाल में उन्होंने 500 से अधिक जनहित याचिकाओं को जनता की तरफ से केस लड़े। सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए उन्होंने उसकी कीमत भी चुकाई। हम नागपुर के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ऐसे स्पष्ट वक्ता और विवाद और आलोचना से परे सच्चाई के रास्ते पे चलने वाला एक इंसान, एक अधिवक्ता जिन्होंने कानून और जस्टिस के बीच की गैप को खत्म कर दिया, ऐसे महान व्यक्ति को देश की कानून संरचना को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी करने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया। वक्त बदल रहा है, लोग बहुत तेजी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। जरूरत है उन तक के हमको एक कदम आगे पहुंचा के संविधान समझाने की। और जिन्होंने आज ये संविधान को समझ लिया है, ये जिम्मेदारी उन पर ज्यादा है। आज का टॉपिक दिया था, क्या संवैधानिक नैतिकता के बिना संवैधानिक और एवं लोकतांत्रिक भारत का निर्माण हो सकता है? मेरी नजर में संविधान की नैतिकता 3 शब्दों में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने डिस्क्राइब कर दी थी। वो 3 शब्द हमको प्रियम्बल में ही मिल जाते हैं: समता, बंधुता और न्याय। क्या संविधान इतना कठिन बुक है कि उसको समझने के लिए, कल एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज कह रहे थे ये बात, वही मैं दोहरा रहा हूं कि क्या संविधान इतनी कठिन किताब है कि उसको समझने के लिए इंडिया के सबसे उच्च कोटि के ब्रेन्स, कभी 5 के टीम में बैठना पड़ता है, कभी 7 की टीम में बैठना पड़ता है, कभी 9 की टीम में बैठना पड़ता है, कभी 11 की टीम में बैठना पड़ता है और फिर भी एक मत नहीं हो पाते? क्या इतना कठिन है? ये 3 ही तो शब्द समझने हैं आपको: समता, बंधुता और न्याय। अगर इन 3 शब्दों की कसौटी पर किसी भी आर्टिकल को आप कसें तो संविधान के निर्माताओं क्या चाहते थे हमसे, ये हमारे समझ में आएगी और उसी नैतिकता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमको विरोधाभास में जीने की आदत पड़ गई है। हम कहते हैं राइट टू एजुकेशन, हमने फंडामेंटल राइट बनाया, हर बच्चे के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हमने दिया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चाहते थे कि 1960 में, यानी संविधान लागू होने से 10 साल में ये मूलभूत अधिकार बने, लेकिन हमको 60 साल लग गए। हमने 2010 में लाया। कोई बात नहीं, लाया तो सही। तो हम चाहते हैं कि हर बच्चा स्कूल जाए, लेकिन हम ऐसा रूल बनाते हैं कि जो बच्चियां अपना सर ढांकती हैं वो स्कूल ना जाए। ये विरोधाभास है और सुप्रीम कोर्ट भी उसको सही पाता है। क्या ये समता के प्रिंसिपल पे उतरता है या विरोधाभास? हम पिछड़ों को न्याय देने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। आर्टिकल 16, आर्टिकल 15, लेकिन उसी में हम अमेंडमेंट करते हैं और गरीबों के लिए उसमें 10% रिजर्वेशन रखते हैं। गरीबों को दीजिए, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन सिर्फ एक ही संवर्ग के गरीबों को आप देते हैं और बाकी गरीबों से कहते हैं कि आप इसमें नहीं आ सकते। क्या यह बंधुता के कसौटी पर ठीक है? हाथरस में, कठुआ में और कई जगह पिछड़ी जाति की
मार्जिनलाइज्ड माइनॉरिटीज, ट्राइबल बच्चियों के साथ जुल्म होता है, हम उन जालिमों के फेवर में मोर्चे निकालते हैं, हम उन जालिमों के सपोर्ट में रास्ते पर उतर आते हैं और जो एमएलए इन मोर्चों में शामिल है उनको इनाम के तौर पे मिनिस्ट्री देते हैं। क्या ये न्याय है? तो ये जो विरोधाभास हम क्रिएट कर रहे हैं और जो देख रहे हैं वो खामोश है, यह बताता है कि हम संविधान की नैतिकता पर नहीं चल रहे हैं, बल्कि संविधान के अर्थ का अनर्थ किए जा रहे हैं, जो कभी संविधान निर्माताओं ने चाहा ही नहीं, जिन प्रिंसिपल्स पे उन्होंने इस संविधान को निर्माण किया ही नहीं, वो प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहे हैं। जब ओबीसीज को राजनीतिक रिजर्वेशन देने की बात हुई तो सबसे पहले एक फॉर्मूला लाया गया, क्या 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते? बार बार पूरा संविधान हमने पढ़ लिया, कहीं नहीं मिला 50% आंकड़ा। फिर ईडब्ल्यूएस के केस में वही चैलेंज हुआ, तो 3 जजेस के बेंच ने 6 महीने पहले विकास गौड़ी के केस में जो कहा था, एग्जैक्टली उससे विपरीत 3 जजेस के बेंच ने ईडब्ल्यूएस के केस में कहा कि 50% का उतना स्ट्रिक्टली और मैंडेटरी नहीं होता। क्या ये ऐसा है कि यू शो में द पर्सन आई शो यू द रूल? क्या आप मुझे व्यक्ति बताइए, उसके लिए मैं अलग रूल बताऊंगा? क्या ये न्याय है? कि विरोधाभास? उससे भी एक कदम आगे जाके हम कहेंगे कि जब ओबीसीज को रिजर्वेशन देने से इनकार किया जा रहा था तो उसका कारण यह दिया गया था कि इनका पूरा डेटा, लोक संख्या का डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब वही ओबीसी डिमांड कर रहे थे कि आप हम लोगों की जनगणना कीजिए और जनगणना ये जाति निहाय कीजिए, तो उससे इनकार किया जा रहा था। तो एक तरफ डेटा निर्माण करने का इनकार, डेटा जमा करने का इनकार, और दूसरी तरफ उसी डेटा के भरोसे कि डेटा नहीं है इसलिए उनको न्याय देने से इनकार। क्या यह समता और न्याय के प्रिंसिपल्स पर बैठेगा? फिर एक कदम आगे जाके क्या डेटा कलेक्ट करने की जिम्मेदारी आम आदमी की है या उसकी ताकत में आता है, वो उसके कंट्रोल में है? तो उसका जवाब है नहीं, डेटा कलेक्ट करने की जिम्मेदारी ये अधिकारियों की और शासन की है। तो अगर डेटा कलेक्ट नहीं हुआ है तो आप सजा किसे दोगे? अधिकारियों को और शासन को या उस आम आदमी को? तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो हम सजा देंगे आम आदमी को, और ओबीसीज का पूरा राजकीय हम रिजर्वेशन निकाल देंगे क्योंकि उन कलेक्टर ने, इलेक्शन कमीशन ने डेटा जमा नहीं किया। क्या ये न्याय है? एक और शब्द आता है संविधान के प्रियम्बल में, समाजवाद। समाजवाद तो पहले ही था संविधान में, ये शब्द बाद में जोड़ा, और उस समाजवाद को आगे कई सारे चैप्टर्स में ये है कि जो यहां पे हमारे ट्राइबल बंधु है उनके जो अधिकार है यहाँ की, क्योंकि वो ओरिजिनल है, हमारे आदिवासी है, वनवासी नहीं है, माफ करना, अगर कोई कह रहा है तो वो संविधान विरोधी है। वो यहां के मूल निवासी, आदि निवासी, तो उनके जो अधिकार है वो वेल डिफाइंड है। प्रशांत सर ने बहुत केसेस चलाई है उसमें।
पेशा का कानून आया, जंगलों पे उनके अधिकार, वहां के रिसोर्सेस पे उनके अधिकार को हमने एक्नॉलेज किया। जाइए मांगने, देखिए उस कलेक्टर ऑफिस का बाबू ही वहां पे आपको कल रेड लाइन लगाता है। किसी गांव में पेशा के अधिकार नहीं मिल पा रहे। आप संवैधानिक न्यायालयों में जाइए, वो कहते कि नहीं, आदिवासी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे करके हम वहां नहीं रहने दे रहे। जो हजारों साल से इस जमीन को, इस जंगल की, यहाँ के जानवरों की रक्षा किया आ रहा है, वो नुकसान पहुंचाएगा। और ये बड़ी बड़ी माइंस आपने जिनको दे रखी है, वो क्या कर रहे हैं? क्या ये उस समाजवाद, क्या ये न्याय इनकी कसौटी पर उतरते हैं? मेरी नजर में इनका जवाब है नहीं। इस देश पर दो तरह की गुलामगिरियां थी। एक थी राजकीय गुलामगिरी और दूसरी मानसिक गुलामगिरी। राजकीय गुलामगिरी को पाटने के लिए हमने स्वतंत्र संग्राम चलाया। 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हुए, राजकीय गुलामगिरी खत्म हुई, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन कोई भी राष्ट्र चलाने के लिए शासन, प्रशासन और न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। ये 3 स्तंभ है। और इसीलिए प्रशासन चलाने के लिए और मानसिक गुलामगिरी को दूर करने के लिए हमने, हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की निर्मित की। इसमें सभी का सहयोग था। अब मुझे बड़ा दुख होता है कि 19 नवंबर को, अभी 19 नवंबर 2022 को नागपुर में नागभूषण पुरस्कार का वितरण हुआ। इस वितरण समारोह में सत्कार मूर्ति 3 बड़े बड़े व्यक्ति थे। उनमें से सबसे वयोवृद्ध लीलाबाई चितले थी, इनकी उम्र 93 ईयर्स हो चुकी है, बहुत बड़ी समाज सेवी है। नंबर 2, इस देश के निवृत्त सर न्यायाधीश श्री बोबड़े साहब थे, उनका भी सत्कार हुआ उसमें। और तीसरे थे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम अधिवक्ता हरीश साल्वे जी, इनका भी सत्कार हुआ 18 तारीख को नागभूषण पुरस्कार देके। जब यह पुरस्कार हुआ तो लीलाताई चितले जो 93 साल की हो चुकी है, उनका वक्तव्य 19 तारीख के वर्तमान पत्रों में, अखबारों में छप के आया। उसे सुनकर और उसे देखकर, उसके ऊपर में बोबड़े साहब ने और साल्वे साहब ने जो प्रतिक्रिया दी, उसको देखते हुए बड़ा दुख हुआ। मुझे लगता है संविधान खतरे में है, ये लीलाताई का कहना था। और आप आश्वस्त रहे, हर हाल में रक्षा करेंगे, बोबड़े साहब ये कहते हैं उनके निवृत्ति के बाद में। सुनिए, जिनकी ये संविधान की रक्षा की जवाबदारी इस देश ने न्याय व्यवस्था के ऊपर दी हुई है, क्या इस देश की न्याय व्यवस्था ने यह भूमिका बखूबी निभाई है? बोबड़े साहब के सामने, साल्वे साहब के सामने जब लीलाताई ये कहती है, तो यह हमें कहना पड़ता है कि इस देश की न्याय व्यवस्था संविधान को की रक्षा करने में फेल्योर हुई है। ऐसा क्यों? बाबा साहब ने जब संविधान बनाने की अपने ऊपर जिम्मेदारी ली, तो उनको मालूम था इस देश में हजारों सालों से व्यक्ति की
सेल्फ मर्यादा, सेल्फ रिस्पेक्ट का हनन हुआ है। इस देश में बहुतांश लोगों को जाति धर्म में बांटकर उनके आत्मसम्मान को ठेस लगाई हुई है। इस आत्मसम्मान को जगह पर लाने के लिए संविधान में उन्होंने समता, बंधुता और न्याय की व्यवस्था की। ये हमारा प्रियम्बल है। लेकिन क्या ये न्याय व्यवस्था हमारे यहाँ की इस तरह से इसके काबिल हुई? मेरे मन में कोई भी शंका नहीं कहने में कि न्याय व्यवस्था ये पूरी तरह से फेल्योर हुई है। ये गुलाम हो चुकी है सत्ता की। ये दुख भरी दास्तान है। मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि आप सब लोग प्रशांत भूषण जी को सुनने के लिए है। परंतु इस सेल्फ रिस्पेक्ट को जगाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब ने जो अलग जगाया था, और इस देश की ज़्यादा से ज़्यादा जनता ने, विशेषतः बहुजन समाज ने इसको समझने की कोशिश इस 75 सालों में की, पाया कि ये नहीं हुआ है। आज देश को टुकड़े टुकड़े करने की जवाबदारी ये लोग कर रहे हैं। उसको जो मैन्यूअर दे रहे, मराठी में बोलते हैं खत पानी देना, वह दुर्भाग्य से न्याय व्यवस्था कर रही है। हमारे संविधान का जो बेस है वह है इक्वलिटी, आर्टिकल नंबर 14, 15 एंड 16। क्या ये सही में इसकी रक्षा हो चुकी है? 342 आर्टिकल 342 को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या हमको 75 साल नहीं लगे? क्यों इसमें बार बार चेंजेस किए गए? आर्टिकल 342 के साथ में 366, 24, 25 का क्या मतलब रहा? जब 2000 नवंबर में मिलिंद कतवारे के केस में पायो जज के बेंच ने बोला कि यह ऑर्डर में जैसे शब्दों में लिखा है वैसे ही पढ़ना चाहिए। अगर इस देश की पीड़ित जनता के लिए ऑर्डर में जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ना चाहिए, अगर 5 जजेस के बेंच कहते हैं, तो 366, 24, 25 का मतलब क्या रह गया? बाबा साहब ने उस आर्टिकल को क्यों डाला? क्या किसी अधिवक्ता ने न्याय व्यवस्था के सामने इसकी गुजारिश की, इसका इंटरप्रिटेशन के लिए बात की? दुर्भाग्यवश नहीं। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मुझे न्याय व्यवस्था की ज्यादा जानकारी नहीं है। आर्टिकल 261(1) में लिखा हुआ है कि इस देश में जो भी पब्लिक सर्वेंट डॉक्यूमेंट पर साइन करता है, वो डॉक्यूमेंट पूरे देश में, हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में जैसे कि वैसा लागू होगा। लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट का महाराष्ट्र का आदमी बिहार में जाके जब वो डॉक्यूमेंट देता है उसको नकारा जाता है और उसको न्याय व्यवस्था सही ठहराती है। ऐसा क्यों है? क्या यही नियति है? हमको जागना होगा। मैं दो बातों का सिर्फ जिक्र करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन में सभी बातें सभी ने उल्लेख किया आर्टिकल का, और बाबा साहब ने थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़े लिखे लोगों को दी थी। Those are the product of the Constitution. जब संविधान में जो जो आर्टिकल अंतर्भूत हुए उसकी चर्चा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई थी, और बाबा साहब जब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, अन्य सदस्य भी थे, मगर बाबा साहब का डिवोशन और जो अन्य मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमेटी, तो बाबा साहब का बड़ा योगदान था। इसलिए बाबा साहब को संविधान निर्माता करके पूरे देश में हम सब लोग कहते हैं। मगर 30 नवंबर 1948 का जो डिबेट है, वो डिबेट बहुत लंबा है बाबा साहब का,
ये रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं मिलने वाला था। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो चर्चा हुई उसमें अभी जो 14, 15, 16 आर्टिकल की बात हुई, उसके बाद आर्टिकल 16(4) का भी निर्माण हुआ है, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात नहीं करता। तो ओबीसी बाबा साहब ने रिप्रेजेंटेशन बैकवर्ड क्लास सिटीजन को देने की बात की, और दे वर आल्सो एंटाइटल, और उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में रिप्रेजेंटेशन मिला। मगर जो करस्पॉन्डिंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 10(3) था, उसमें बैकवर्ड क्लास शब्द नहीं था, फॉर एनी सिटीजन शब्द था। जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कुछ ड्राफ्टिंग कमेटी के भी मेंबर थे, उन्होंने बोला यदि बैकवर्ड क्लास सिटीजन यदि तुम अंतर्भूत करते हो तो डिस्क्रिमिनेशन होगा, बाकी लोगों में डिसकंटेंट होगा, और इसलिए बहुत विरोध हुआ वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। मगर बाबा साहब ने जो कंक्लूडिंग भाषण किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 30 नवंबर 1948 को, तो बाबा साहब ने बोला कि व्हाई द रिप्रेजेंटेशन फॉर ओबीसी, शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट। बात हो गई 342 के शेड्यूल ट्राइब का शेड्यूल बना, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस के आधार पर बना। आर्टिकल 341 बना, शेड्यूल कास्ट के लिए बना, वो भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस के बना। आर्टिकल 340 निर्माण हुआ ओबीसी के संदर्भ में उत्थान के लिए, कमीशन की निर्मित करने के लिए आर्टिकल 340 में इनकॉर्पोरेट है। तो बाबा साहब ने जो कंक्लूडिंग भाषण में बोला व्हाई रिप्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल, तो बाबा साहब ने कंक्लूड, बड़ा भाषण है, तो बाबा साहब ने बोला कि ऑल द मोनोपोली, ऑल द ब्यूरोक्रेसी is monopolized by one community, that is the upper caste community। ये स्पीच का कंक्लूडिंग भाषण बाबा साहब का है। और उसके बाद जो करस्पॉन्डिंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 10(3) था, और उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16(4) आया करस्पॉन्डिंग, तो उसमें बैकवर्ड क्लास सिटीजन ये शब्द इनकॉर्पोरेट हो। और हम आज जो रिप्रेजेंटेशन जिनको मिला, चाहे वो कलेक्टर हो, आईपीएस हो, कोई भी हो, क्लर्क हो, तो आज की स्थिति में लेबर मूवमेंट की जब हम चर्चा करते हैं तो बाबा साहब ने जो विचारों के अगेंस्ट में संघर्ष किया, वही विचारों से आइडियोलॉजिकल या जो संगठन कर्मचारी हो गए, तो हमारे बहुतांश लोग जो सोशल और पॉलिटिकल और रिलीजियस मूवमेंट में बाबा साहब के मूवमेंट में काम करते हैं, मगर लेबर मूवमेंट में वो आज भी जिन्होंने बाबा साहब ने जो व्यवस्था के विरोध में संघर्ष किया, उनके साथ आज ही है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। और जब तक बाबा साहब का, तो मैं तो सविस्तर बोलूँगा नहीं, 42 से 46, 37, जब तक हम एक कॉन्ट्रडिक्शन दूर नहीं करेंगे। क्या बाबा साहब ने बोला कि सोशल और मूवमेंट में मेरा जय जयकार करो, और गोलवलकर गुरुजी के बंच ऑफ थॉट्स के ग्रंथ के आधार पर जो भारतीय मजदूर संघ का निर्माण 1954 में हुआ, वहाँ तुम सम्मिलित हो, लेफ्टिस्ट के ट्रेड यूनियन में सम्मिलित हो, गांधी जी के विचारों के ट्रेड यूनियन में सम्मिलित हो, सोशलिस्ट विचारों के, ये बाबा साहब ने नहीं बोला। और ये काम बहुत ही कठिन काम है। अनौरा सेक्टर में बाबा साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन लड़ा 1937 के बाद, तो बाबा साहब ने पूरा मैनिफेस्टो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो 93% है, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो समर्पित किया। और इसलिए बाबा साहब का लेबर मिशन, ये जब तक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले हमारी बड़ी जवाबदारी है, जिसकी पॉपुलेशन ये देश के पॉपुलेशन से 42% है, और वो सभी बहुजन समाज के हैं। और इसलिए साथियों, ये सब बातों के संदर्भ में आप विचार करोगे। इससे मैं अपना भाषण समाप्त कर। जय भीम सब साथियों को। और
संविधान दिवस की सबको शुभकामनाएं। संवैधानिक नैतिकता की जब हम बात करते हैं तो हमारे संविधान के प्रियम्बल में ही उसकी नैतिकता का पूरा विवरण है कि क्या नैतिकता है हमारे संविधान की। उसमें लिखा है कि वी कॉन्स्टिट्यूट ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उसमें आगे ये भी लिखा है कि वी promising the citizens justice, social, economic and political, equality of status and opportunity, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, and fraternity, assuring the dignity of the individual। यानी कि हमने एक सामाजिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक रिपब्लिक का गठन किया और हर नागरिक को न्याय, बराबरी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व प्रॉमिस किया। अब अगर हम आज देखें कि ये जो संवैधानिक नैतिकता हमारे संविधान के प्रियम्बल में लिखी है कि उस कसौटी पर आज हम क्या खरे उतर पाए हैं, क्या हिंदुस्तान को हम सचमुच एक सामाजिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक रिपब्लिक कह सकते हैं? एक मायने में कह सकते हैं कि हाँ, हमारे संविधान ने तो ये सब प्रॉमिस किया हुआ है और इसकी वजह से और इसको पाने के लिए हमने मौलिक अधिकार संविधान में बहुत सारे हर नागरिक को दिए हुए हैं। खासकर आर्टिकल 14 का कि भाई हर नागरिक बराबर है, किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, उसकी जात, उसके धर्म, उसकी सेक्स और किसी भी आधार पर किसी नागरिक के खिलाफ भेदभाव नहीं किया जा सकता। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि इसका मतलब ये है कि सिर्फ यही मतलब नहीं है कि भेदभाव नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी है कि कोई भी अथॉरिटी या कोई भी सरकार आर्बिट्ररीली एक्ट नहीं कर सकती। यानी कि जो भी काम कोई भी अथॉरिटी करती है उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई सोच होनी चाहिए। बिल्कुल आप अंधाधुंध कुछ काम नहीं कर सकते। उसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19 का, जिसको हम सिविक राइट्स कहते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है अभिव्यक्ति की आज़ादी। उसके अलावा संगठन बनाने की आज़ादी, हिंदुस्तान में हर जगह जाने की आज़ादी, कोई भी प्रोफेशन वगैरह प्रैक्टिस करने की आज़ादी, ये सब धारा 19 में। और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़कर इसकी व्याख्या करी है कि इसका मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये भी है कि हमको सरकार क्या कर रही है, सारी अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं, उस पर पूरी जानकारी हासिल होने का भी अधिकार इसमें निहित है। और ये इसलिए है कि हमने एक लोकतंत्र स्थापित किया है और जब अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है तो वो आदमी अपने विचार, अपनी राय तो तभी रख सकता है
जब उसको पता हो कि सरकार कर क्या रही है, कि हो क्या रहा है, तो ये सब चीज़ जिसको हम कहते हैं सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार का कानून तो बाद में बना, 2005 में बना, लेकिन उससे बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहना शुरू कर दिया था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी में ही सूचना का अधिकार निहित है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। उसके अलावा संविधान ने सबसे इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार तो धारा 21 का दिया है, जिसको ऐसे तो राइट टू लाइफ और लिबर्टी यानी जीने का और आज़ाद रहने का अधिकार लिटरली कहा जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी भी व्याख्या करी है। इसका मतलब है कि डिग्निटी से जीने का अधिकार। डिग्निटी को हिंदी में गरिमा, गरिमा से जीने का अधिकार। तो अगर इस अधिकार का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप जानवर की तरह जी सकें और बस आज़ाद रह सकें, गरिमा से जी सकें। और उसके लिए उन्होंने बोला कि उसमें निहित है कि हर नागरिक को न्यूनतम शिक्षा का अधिकार, न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार, सर के ऊपर एक छप्पर होने का अधिकार, खाना मतलब न्यूनतम खाने का अधिकार, ये सारे अधिकार उसमें गरिमा से जीने के अधिकार में निहित हैं। तो ये सब संविधान ने किया और साथ में इनको जिंदा रखने के लिए, ये सब मौलिक अधिकारों को जिंदा रखने के लिए, इनको उपलब्ध कराने के लिए एक न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, इनका गठन किया गया, जिनको सरकार से स्वतंत्र रखा गया और उनको ये दायित्व दिया गया कि आप सबके मौलिक अधिकारों की रक्षा करें और आप संविधान की रक्षा करें और आप कार्यपालिका और विधायिका को अपने अपने दायरे में रखें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को संविधान ने दिया और इसीलिए उसको न्यायपालिका को सरकार से स्वतंत्र रखने के लिए भी कई सारी चीज़ें करी कि सरकार के पास कोई डिसिप्लिनरी पावर नहीं होगी, न्यायपालिका न्यायाधीशों के ऊपर उनको हटाया जा सकता है, लेकिन उसका इम्पीचमेंट का एक ज़रिया होगा जो कि बहुत मुश्किल एक तरीका है। साथ में और भी कई इम्पोर्टेंट संस्थाओं का गठन संविधान ने किया, जिससे कि ये सब लोकतंत्र कायम रह सके। उसमें एक इलेक्शन कमीशन बनाया गया कि भाई हम लोगों ने एक चुनावी लोकतंत्र स्थापित किया। मैं अभी आऊँगा कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि चुनावी लोकतंत्र, वो एक थोड़ी सी कमी हमारे संविधान में रह गई। एक चुनावी लोकतंत्र स्थापित किया और चुनावों को स्वतंत्र रखने के लिए और फेयर रखने के लिए एक इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया कि भाई ये लोग चुनाव का वो सारा इम्प्लीमेंटेशन करेंगे चुनाव का, और ये लोग भी सरकार से स्वतंत्र होंगे, ये माना गया। लेकिन आज तो हम देख रहे हैं कि ना तो न्यायपालिका सरकार से बहुत स्वतंत्र तरीके से काम करती है और ना ही चुनाव आयोग सरकार से बहुत स्वतंत्र तरीके से काम कर रहा है। चुनाव आयोग तो बिल्कुल सरकार की कठपुतली की तरह काम कर रहा है और न्यायपालिका की भी स्वतंत्रता पर कई सालों से बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। अभी हाल में कुछ महीनों से कुछ बेहतर स्थिति दिख रही है, खासकर उच्चतम न्यायालय में
जो पिछले मुख्य न्यायाधीश आए और जो मौजूदा मुख्य न्यायाधीश हैं उनके समय में कुछ इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन ये आज भी नहीं कहा जा सकता कि न्यायपालिका सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से काम कर रही है। उसके अलावा एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का भी गठन किया गया संविधान में, जिसका काम है सरकारी खर्चे पर, जो कि जनता का पैसा है, सरकारी पैसे पर नियंत्रण रखे, निगरानी रखे, उनका ऑडिट करे और उसमें अगर कोई बेईमानी भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसको पकड़े, उसकी ऑडिट रिपोर्ट दे। और उस संस्था को भी ये माना गया कि ये सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र रहेगी और स्वतंत्र तरीके से काम करेगी, लेकिन उसकी स्वतंत्रता पर भी बहुत सालों तक तो वो स्वतंत्र रही वो संस्था, लेकिन आज हम देख रहे हैं उसकी स्वतंत्रता पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तो आज अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि हम कहाँ खड़े हैं, हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है, जो हमारे संविधान की नैतिकता है, क्या हम उस पर खरे उतरे हैं? पहली बात तो ये है कि संवैधानिक नैतिकता को हमको समझने की ज़रूरत है। आज का विषय है और संविधान दिवस है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं ऐसा मानता हूँ कि अन्य देशों, दुनिया के अन्य डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ से अलग ये भारत का जो संविधान है वो महत्व रखता है। उसका उद्देश्य भी कुछ अन्य देशों के संविधानों से अलग है। अन्य जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, मैंने कई देशों के संविधान पढ़े हैं, उनमें केवल उस देश की प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था क्या होगी उसका विवरण दिया गया है। लेकिन भारत का जो संविधान है वो केवल प्रशासनिक, न्यायिक, राजनीतिक व्यवस्था का ही ढांचा तैयार नहीं करता, बल्कि इस देश की सामाजिक व्यवस्था कैसे चलेगी ये उसका निर्देशन बहुत गंभीरता से करता है। जैसे कि ऑस्टिन ग्रैम्बिल जो लेखक हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नरस्टोन ऑफ द नेशन, उसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान जो सामाजिक, देश में सामाजिक क्रांति लाने के लिए एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। उसके बहुत सारे जो प्रावधान हैं, इस देश में सामाजिक क्रांति कैसे आ सकती है उसको इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था कि इंडियन सोसाइटी बाय एंड लार्ज इज ए अनडेमोक्रेटिक सोसाइटी। और दुनिया के बहुत सारे देशों में सामाजिक क्रांतियाँ हुई हैं, लेकिन इस देश में कभी भी सामाजिक क्रांति नहीं हुई है। ये बड़ा गंभीर बात है और उसका कारण बाबा साहब ने ये बताया था कि इस देश में हजारों, 6,500 के करीब जातियां हैं और वो एक ऊपर नीचे विषमता के आधार पर निर्मित हैं और वो सारी जातियां एक दूसरे की दुश्मन हैं। तो ना तो उनमें भाईचारा है और ना देश की एकता के लिए वो अनुकूल हैं। तो इसलिए इस बात संविधान के निर्माण में इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया था कि कैसे राष्ट्रीय एकता बनाई जाए, देश को कैसे संगठित किया जाए और देश का में सामाजिक क्रांति बदलाव, महत्वपूर्ण बदलाव कैसे लाया जाए। हालांकि स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ का जो प्लान तैयार करके बाबा साहब ने 1947 में पेश किया था संविधान सभा में, उसमें आर्थिक प्रगति, उसका रोडमैप भी दिया था, लेकिन उस समय के जो सरकार में जो कांग्रेस के जो लोग थे, जवाहरलाल नेहरू वगैरह, उन्होंने उस बात को स्वीकार नहीं किया। लेकिन
बहुत सारी बातें भारतीय संविधान में इनकॉर्पोरेट की गई और हमारे बहुत सारे संविधान के विद्वानों का मानना है कि संवैधानिक नैतिकता के ऊपर संविधान सभा में कोई बहुत ज़्यादा बहस नहीं हुई, सिवाय बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के, उनके भाषणों के अलावा किसी और ने संवैधानिक नैतिकता पर अपनी बात नहीं कही। उन्होंने जो बाबा साहब का जो मानना था वो ये था कि जो नीति निर्धारण, देश की नीति निर्धारण में जो चीज़ें शामिल की जाए वो उनमें बहुत सारी बातें जो संविधान में विवेकाधीन हैं, यानी डिस्क्रिप्शन पर निर्भर हैं या साइलेंट रखी गई हैं, लेकिन वो संविधान की भावना के अनुरूप समझी जाएंगी, वो संवैधानिक नैतिकता है। और उसमें ये बातें शामिल हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय, कानून की उचित प्रक्रिया और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मॉरलिटी है उसके ये प्रमुख अंग हैं। अब जैसे हमारे मुख्य वक्ता साहब ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, तो मैं भी कुछ बातों को इस संबंध में जिक्र करना चाहता हूं कि देश में हो क्या रहा है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी कहती है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि कुछ लोगों को तो इतनी स्वतंत्रता दे दी गई है, उनको खुला छोड़ दिया गया है कि वो जो चाहें वो बोलें, वो जो चाहें जो कुछ करें, उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं है। जैसे कि आपने हरिद्वार में धर्म संसद जो हुई थी उसमें उन्होंने क्या क्या बातें कहीं ये आप सबको मालूम है। एक कम्युनिटी को सरेआम कत्लेआम करने का आदेश सुना दिया गया और ये सारा देश, सारी जुडिशरी जानती है, लेकिन उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा आपने देखा होगा अनुराग ठाकुर जो मंत्री आज भी हैं और पहले भी थे, वो दिल्ली में एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित करके कह रहे थे कि देश के गद्दारों को और गोली मारो, जो भी है उसका मतलब यही था। कपिल मिश्रा, उसने भी इस तरह की बातें करी। बहुत दिन तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की उन पर, लेकिन ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में गया और दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज ने पुलिस कमिश्नर को ये पूछा कि भाई इसमें ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये इतनी बड़ी ये हेट स्पीच है, आप दूसरे मामलों में तो तुरंत कार्रवाई कर देते हो और ये जो मामला है उसमें क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो। तो उन्होंने टाइम दिया कि ये 3 दिन 4 दिन में कोई कार्रवाई करके और हमको सूचित किया जाए। और प्रशांत भूषण जी को मालूम होगा कि उसमें क्या किया, सरकार ने उस जज का ही ट्रांसफ़र कर दिया, उस रिपोर्ट को आने से पहले ही ट्रांसफ़र कर दिया। और जो दूसरा जज आया उसने वो कोई रिपोर्ट ही नहीं मांगी। इस तरह की बात है। तो दूसरी तरफ देखेंगे कि एक हमारे प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रतनलाल, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक छोटा सा ट्वीट कर दिया और वो कोई ऑब्जेक्शनेबल, इतना बड़ा ऑब्जेक्शनेबल नहीं था वो, और उस ट्वीट के बाद में तुरंत उनको उसी दिन गिरफ्तार कर लिया। वो इतने मतलब प्रॉम्प्टनेस। मीडिया कर्मी वो कोई सरकार के खिलाफ कोई सच्ची बात लिख दें, उनको यूएपीए में गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाता है। यूएपीए का मतलब ये है उसमें जमानत नहीं है। यानी कि एक विचारधारा के व्यक्ति कुछ भी कहें, कुछ भी करें, उनके लिए तो एक व्यवस्था, और
जो सही बात भी कह रहे हैं उनके लिए यूएपीए तैयार है। दूसरी तरफ एक स्थापित व्यवस्था की बात कही है, प्रक्रिया की बात, कि उसके तहत काम होना चाहिए। कानून का ये तकाजा है। आपने सुना होगा यूपी में बुलडोजर का नाम सुना होगा, यानी कि बुलडोजर भी चलाया क्यों गया, यानी कि माइनॉरिटीज़ के बस्तियों में ज़बरदस्ती से धार्मिक जुलूस निकाले गए, उन लोगों को गालियां दी गई, माइनॉरिटीज़ के लोगों को उकसाया गया उनको लड़ने के लिए, और जब उन्होंने कुछ विरोध किया तो उनको उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया, दिल्ली में, यूपी में, एमपी में। यानी बुलडोजर क्यों? आपको कोई कानून तो होगा जिसमें आप बुलडोजर चला रहे हैं। उनके घरों को नेस्त नाबूद कर दिया, उनकी दुकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। तो ये क्या क्या प्रक्रिया है? मतलब बिना ना तो कोई नोटिस है, ना कोई कारण है, आप इस तरह से मतलब वो कर रहे हैं, तो ये क्या डेमोक्रेसी है? ये क्या संविधान है? सारा ताक पर रख दिया और कोई मतलब नहीं। इस ऐसे मामले में तो न्यायपालिका को कॉग्निजेंस खुद लेनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, आज तक कोई कुछ नहीं हो रहा है। तो ये इस तरह की बातें हैं। संविधान दिन का राष्ट्रीय आयोजन या कार्यक्रमासाठी या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून जे वक्ता माननीय प्रशांतजी भूषण साहेब हे या ठिकाणी आले, वेळात वेळ काढून आले। मी त्यांचे बहुजन समन्वय संघ याद्वारे मी त्यांचे हार्दिक आभार व्यक्त करतो। त्याचप्रमाणे कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय टेकचंदजी राऊत, माजी न्यायाधीश, यांनी पण आम्हाला खूप वेळ दिला आणि एक संविधान काय आहे याबद्दल आम्हाला त्यांनी खूप चांगलं शिकवण दिली। खरोखर संविधान म्हणजे अगोदर असं वाटायचं की संविधान खूप मोठी पुस्तक आहे, संविधान म्हणजे असं आहे की डोक्याच्या बाहेरचं काम आहे, पण आजच्या वक्त्यांनी तर समजून सांगितलं की संविधान नाही आहे, डोक्याच्या बाहेरचं काम नाही आहे, तुमचे मौलिक अधिकार आहे, ते फक्त तुम्हाला त्याला वापरायचं आहे। मी त्यांचेही आभार व्यक्त करतो। त्याचप्रमाणे आपले वक्ता ॲडव्होकेट माननीय फिरदौसी मिर्झा यांनी पण आम्हाला चांगलं सजेशन दिलं की देश कसं चालेल, देशात काय होत आहे, कसं चालवायचं आहे। त्याचप्रमाणे धनंजय दाभोळकरजी हे वरिष्ठ कार्यकर्ता राष्ट्रीय आदिम कृती समितीचे, म्हणजे आदिवासी हा कार्यक्रम साजरा करणं आणि एवढा मोठ्या उत्साहात हे खरोखरच या देशासाठी आणि आपल्या या संविधानासाठी खूप मोठं कार्य आहे। तसेच या ठिकाणी सत्कार मूर्ती माननीय JS पाटील स्वतंत्र मजदूर युनियनचे मोठे पदाधिकारी आहेत, तेही या ठिकाणी आले आणि आम्हाला योग्य मार्गदर्शन केलं। मी त्यांचेही आभार व्यक्त करतो। त्याचप्रमाणे आपण संविधानाची जी प्रास्ताविका ज्यांच्याकडून आपण ऐकली, माननीय प्रकाशजी निमजे, संपादक आदिम मासिकचे, तसेच या कार्यक्रमाला हे कार्यक्रम जरी आपल्याला दिसते, जरी तुमच्यासाठी बजेट, पण या कार्यक्रमाला अथक प्रयत्न करण्यासाठी आदिम संशोधन अध्ययन मंडळ, त्याचप्रमाणे अस्तित्व क्रिएशन्स, आदिमित फाउंडेशन्स, पैगाम नागपूरची टीम, विमुक्त भटका जाती जमाती सर्वांगीण विकास सेवा संस्था, एम्बस डेमोक्रॅटिक, अशा अनेक संस्था, ही अनेक संस्था एक ठिकाणी आली आणि हा कार्यक्रम साजरा करण्यात आला। म्हणजे सर्व मिळून, संविधानात जे लिहिलं आहे की सर्व मिळून एकत्र देऊन हा दिवस चांगला करायचा आहे। हा दिवसाचा निमित्त तोच आहे की सगळे या ठिकाणी सगळे आले, त्यात हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई सगळेच आले आणि हा संविधान दिवस याचं राष्ट्रीय आयोजन केलं। मी त्या सगळ्या संस्थेचं आभार व्यक्त करतो।